हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है कुवैत का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखिए, कुवैत सरकार ने इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? देखिए, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे शेख मोहम्मद सबाल सलेम अल सबा। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे के बाद इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका नाम क्या है? अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। इनके बड़े लंबे नाम होते हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कुवैत की। तो देखिए, एक बार इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये जो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हैं, देखिए ये सरकार में पहले से ही राजनीति में रहे हैं। तो 1999 से 2005 तक ये वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है, संचार मंत्री रहे हैं। 2006 से 11 तक ये स्वास्थ्य मंत्री, तेल मंत्री और सूचना मंत्री ये कुवैत के रहे हैं। ठीक है, अब हम देखिए कुवैत की बात करते हैं। तो देखिए, ये हमने बड़ा मैप इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता चले कि ये इंडिया से किस तरफ है। हम आपको छोटा मैप इस ये भी दिखा सकते थे कि कुवैत कहाँ है। एक्चुअल में देखिए, ये कुवैत है, ये ईरान है, ये इराक है, ये सऊदी अरेबिया है। तो इनके पास ये कुवैत है। ये जो है ये कुवैत है। तो हमने इसलिए आपको बताया है ताकि आपको ये पता चले ये इंडिया से किस तरफ है और इंडिया से इसकी जो डेस्टिनेशन हो सकती है वो कितनी है, ताकि आपको आइडिया रहे कि कुवैत किस डायरेक्शन में है इंडिया से। ठीक है, तो देख लेते हैं कुवैत के बारे में। अब बात करते हैं। तो देखिए, कुवैत क्या है? ये पश्चिम एशिया में स्थित देश है। ठीक है, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, तो पश्चिम एशिया में स्थित हो गया ये कुवैत। यहाँ की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, यानी कुवैत नगर जो है वो कुवैत की राजधानी है। कुवैत की मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुवैती दीनार, दीनार जो होता है ये कुवैती दीनार जो है ये इसकी मुद्रा है। चलिए, अब देखिए कुवैत में क्या होता है, यहाँ अमीर होते हैं कुवैत के। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? अमीर ए कुवैत। जो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है उसको क्या कहते हैं? अमीर ए कुवैत। तो अमीर जो होता है कुवैत का वो फिलहाल कौन है? देखिए, वो है शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल शबाह। ये अल सबा जो है ये यहाँ के अमीर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, किस वुमेन्स क्रिकेटर को विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है? तो देखिए, ये चुना गया है नेट स्कीवर ब्रंट को। इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है? ये विजडम्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है 2024 के, जिसमें मेंस में चुना गया है पैट क्यूमिंस को, जो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। वुमेन्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वुमेन्स में ये मिला है नेट स्कीवर ब्रंट को, जो कहाँ की है? इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये जो विजडम्स लीडिंग है ये तो है क्रिकेट लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, ये है T20। इसमें क्या है? T20 क्रिकेट किसे चुना गया है 2024 में? ये चुना गया है हेले मैथ्यूज। वुमेन है ये हेले मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 मेंस में किसे चुना गया है? वो चुना गया है ट्रेविस हेड। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। देखिए, ये टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो टेस्ट क्रिकेट में किसे चुना गया है? वो है ट्रेविस हेड, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। T20 क्रिकेटर की बात कर लेते हैं। तो T20 में वुमेन्स को चुना गया है, जिनका नाम है हेले मैथ्यूज। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो विजडम्स 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये जो हम इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या है? 5 क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसमें 5 क्रिकेटर्स को चुना गया है। देखिए, जिनमें पहले हैं हैरी ब्रुक, जो कहाँ के हैं? जो इंग्लैंड के हैं। दूसरे हैं उस्मान ख्वाजा, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तीसरे कौन है? मार्क वुड। मार्क वुड कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। आगे हैं मिशेल स्टार्क, ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है एशले गार्डनर, ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो देखिए, ये पांचों खिलाड़ी हैं जिन्हें विजडन्स 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। ठीक है, ये क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड है, विजडन के 5 क्रिकेटर्स इसमें चुने जाते हैं। चलिए, अब हम जान लेते हैं विजडन्स क्रिकेट के बारे में, ये क्या है। देखिए, जो विजडन क्रिकेटर्स
अल्मानेक पत्रिका है, ये इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इसके द्वारा ही सम्मानित किया जाता है। तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 1889 में हुई थी। ये क्या है, क्रिकेट की एक बुक है, ठीक है, जिसे यूके में हर साल प्रकाशित किया जाता है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। आपसे पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है। तो देखिए जो विजडम क्रिकेटर्स अल्मानेक पत्रिका है, इसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता के जी जयन, इनका निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से 2019 में, ठीक है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2019 में। चलिए इनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। तो देखिए 16 अप्रैल को क्या है, कर्नाटक के संगीतकार और पद्मश्री प्राप्त करता है ये के जी जयन, इनका 89 ईयर्स की एज में निधन हो गया, ठीक है। ये क्या थे, ये भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, केरल में हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार जान लेते हैं, 2019 में मिला है इन्हें पद्मश्री, आप जानते हैं कला के क्षेत्र में योगदान के लिए। 1991 की बात कर लेते हैं, इन्हें केरल संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अब हम एक बार अन्य निधन और देख लेते हैं। तो देखिए जो दलीप सिंह मजीठिया हैं, इनका निधन हो गया है। ये कौन थे, ये थे भारत के सबसे पुराने फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर, इनका निधन हो गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यह है डेरेक अंडरवुड, ये क्या थे, इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो फंड है उसका प्रबंध निदेशक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए IMF के जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है वे प्रबंध निदेशक के तौर पर, इनका नया कार्यकाल कब से शुरू होगा, ये होगा 1 अक्टूबर 2024 से, और ये अगले 5 साल तक रहेगा, ठीक है। ये कहाँ से हैं जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है, ये बुल्गारिया से संबंधित हैं, ठीक है ना। 2019 में इन्हें IMF का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और आगे के लिए भी इन्हें ही चुना गया है। 2019 में देखिए इन्हें बनाया गया था, अब 2024 में इनको 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों के लिए इन्हें फिर से चुना जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा हम एक बार IMF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी हमारी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये है वॉशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट यात्री यातायात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है? देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का, हम बात कर लेते हैं। ये है IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए जो ACI है जिसे हम कहते हैं एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2023 की विश्व के जो सबसे बिजी एयरपोर्ट हैं, जो सबसे ज्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट एक जारी की गई है, एक लिस्ट जारी की गई है। तो उस लिस्ट में दुनिया का सबसे बिजी जो एयरपोर्ट है वो बताया गया है अटलांटा एयरपोर्ट, ये USA में है, ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया का जो दिल्ली में हमारा IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको 10वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है, 10वें नंबर पर ये सबसे बिजी एयरपोर्ट है। देखिए 2023 में क्या है, ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है, तो इसमें ये पता लगता है कि किस एयरपोर्ट पर प्रति वर्ष कितने यात्री, लगभग कितने यात्री उन्हें यात्रा की। तो देखिए 2023 में जो IGI एयरपोर्ट है उस पर लगभग 7 करोड़ 22 लाख से अधिक यात्री इस एयरपोर्ट पर आए या इस एयरपोर्ट से यात्रा की लोगों ने, ठीक है। तो देखिए बात कर लेते हैं 2022 में, जैसा कि मैंने बताया ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, तो 2022 में जो IGI एयरपोर्ट है वो 9वें स्थान पर था, ठीक है। अब ACI की बात कर लेते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की। ये 1991 में स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है, क्यूबेक कनाडा में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? ठीक है, तो देखिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है आयरन शील्ड। इसके बारे में जान लेते हैं। इजराइल ने दरअसल क्या किया है, जो ईरानी हमला है उसको रोकने के लिए अपना ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है आयरन शील्ड। देखिए इस ऑपरेशन में किया गया है, इजराइल ने अपने जो 30,000 जो सोल्जर्स हैं, इजराइल में क्या होता है, हर जो नागरिक है, प्रत्येक नागरिक वहां सोल्जर होता है, क्योंकि ना सभी को ट्रेनिंग दी जाती है सोल्जर की। तो इनको वापस बुला लिया है, इनको ज्वाइन करा लिया है, इनको जो सेना है वो ज्वाइन करवा ली है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन, अब ये जो आपको पता है इजराइल फिलहाल युद्ध के मामले में बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है, तो अपने जो सैनिक हैं इसने बुला लिए हैं, जितने भी रिजर्व सैनिक हैं ये 30,000, इनको बुला लिया है। जो किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन शील्ड के तहत। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इजराइल की, तो मैप में एक बार इजराइल को देख लेते हैं। तो देखिए ये जो मैप है ये इजराइल है। ठीक है, ये जो मैप है ये इजराइल है, आप इजराइल को देख रहे हैं मैप में। तो देखिए आपने ये सुना होगा गाजा पट्टी, ये है गाजा स्ट्रिप, ये वाली, ये जो है ना ये आजकल बड़ी चर्चा में है, ये गाजा पट्टी है। अब देखिए इजराइल के आसपास कौन है, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, यहाँ सीरिया है, ये लेबनान है, और ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, इजराइल की बात कर लेते हैं। ये क्या है, पश्चिम एशिया में स्थित ये एक देश है। यहाँ की भाषा आप जानते हैं, यहाँ हिब्रू भाषा बोली जाती है। देखिए इजराइल ना चर्चा में है आजकल, तो काफी दिनों से ये चर्चा में है। तो आपको क्या करना है, इजराइल के जो छोटे छोटे पॉइंट है ना उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इजराइल की भाषा हो गई, तो वो क्या है, हिब्रू है। मुद्रा क्या है, ये क्या है, इजरायली शेकेल है। आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। क्या है यहाँ की इजराइल की भाषा, ये हिब्रू है। यहाँ की मुद्रा क्या है, इजरायली शेकेल है। बात करते हैं इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, ये है इसाक हेrzog। बात पीएम की कर लेते हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रश्मि कुमारी ने कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है। तो ये जो रश्मि कुमारी हैं, इन्होंने अब तक कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है? तो देखिए ये 12 बार इस खिताब को जीत चुकी हैं। ये कहाँ की हैं, बेसिकली ये मध्य प्रदेश की हैं। और मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा ये 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसके महिला फाइनल में रश्मि कुमारी ने ये अवार्ड जीता है। किसको हराया है, नागा ज्योति को हराया है इन्होंने, और ये इन्होंने 12वीं बार ये पुरस्कार जीता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा जान लेते हैं कि जो पुरुषों का एकल खिताब है वो किसने जीता है, वो श्रीनिवास ने जीता है। तो देखिए ये है श्रीनिवास, इन्होंने जीता है, और इन्होंने एस आदित्य को फाइनल में हराया है। जबकि इन्होंने ये 4th टाइम अवार्ड जीता है, और रश्मि ने भी 12th टाइम जीता है, 12th। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में मध्य प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। ठीक है, तो देखिए एक बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश ने फिलहाल ही में एक सामाजिक सुरक्षा विधवा या परित्यक्ता पेंशन योजना शुरू की है। ये जो योजना है ये 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए होगी, और जबकि उनको क्या है, उसकी कंडीशन क्या है कि ये गरीबी रेखा से नीचे जो लिस्ट है, गरीबी रेखा से नीचे की लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये लिस्टेड होने चाहिए, उनको इस योजना में लाभ मिले। ठीक है, और ये 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चर्चित जो क्रिकेटर हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए जो क्रिकेटर हैं ये नेपाल से संबंधित हैं। एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो नेपाल के क्रिकेटर हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी, इन्होंने क्या है, कतर के अगेंस्ट 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो देखिए T20 क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाया है इन्होंने, दीपेंद्र सिंह ने। ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। हम बात कर लेते हैं, तो जो दीपेंद्र सिंह ऐरी है, इससे पहले आपको याद होगा कि भारत के युवराज सिंह ने वेस्ट इंडीज के जो किरोन पोलार्ड है उसके T20 क्रिकेट में ये रिकॉर्ड कायम किया था कि उन्होंने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेपाल की, तो देखिए ये है, ये रहा मैप में नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और बात कर लेते हैं नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन है, ये है पुष्प कुमार दहल। ठीक है, यहाँ के पीएम है पुष्प कुमार दहल। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है रामचंद्र पौडेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वन क्षेत्र कम हुआ है। देखिए ये डाटा बड़ा डराने वाला है, ठीक है। तो भारत में जो वन क्षेत्र कम हुआ है इन 23 वर्षों में, ठीक है, तो इन 23 वर्षों में जो कम हुआ है वन क्षेत्र वो है 2.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कम हो चुका है। देखिए हाल ही में जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट है उसने भारत के वन पर ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कम हो गया है। एक बार हम ये देख लेते हैं। देखिए ये आपको मैप दिख रहा है, ये इंडिया का है। इसमें जो ये डार्क कलर में दिख रहा है आंध्रा तेलंगाना, तो इन्होंने तो थोड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस की है। वैसे ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट जो है ना ये 2019 की है। फिर भी आप इस पर एक नजर मारेंगे तो तब में और अब में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, थोड़ा बहुत ही चेंज है। और चेंज ये है कि ये जो स्टेट आपको दिए गए हैं इन्होंने गेन किया है, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है उसने, तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटका है और झारखंड है, इन्होंने क्या किया है, इन राज्यों ने बढ़ोतरी की है अपने वन क्षेत्र में, ठीक है। ये पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं। देखिए जो डार्क कलर में है ये पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं, ये है। और ये जो स्टेट है ये थोड़े पॉजिटिव चेंज लाए हैं, केरला हो गया, ये उड़ीसा हो गया, जे एंड के, ये थोड़ा पॉजिटिव चेंज लाए हैं। बाकी बात कर लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है सबसे बड़ा लॉस यहाँ हुआ है। देखिए आप यकीन नहीं करेंगे, भारत का जो 60% फॉरेस्ट लॉस है, ठीक है, वो इधर ही है नॉर्थ ईस्ट में। 60% फॉरेस्ट लॉस हो चुका है इधर, ठीक है। और ये बड़ी भयावह खबर है, क्योंकि यदि वृक्ष ही नहीं होंगे तो आप सांसें क्या लेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा तो आप करेंगे क्या, अपना खुद का सरकारी नौकरी का क्या करेंगे। तो बेहद जरूरी है कि हमें इस पर वर्क करना है, एनवायरनमेंट को सुधारना है, और वो पहल हमें खुद से शुरू करनी होगी। देखिए लॉस कहाँ कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ बुरी तरह वृक्ष बर्बाद हुए हैं, जो काटे गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन 23 वर्षों में क्या हुआ है। कुल वृक्ष आवरण हानि का आपको बता दिया है कि 60% से अधिक जो लॉस हुआ है वो इन 5 राज्यों को हुआ है, जिनमें असम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है, ठीक है। सबसे अधिक जो है वो असम में हुआ है, 3,24,000 हेक्टेयर जो वृक्ष है उसका लॉस कहाँ है, अकेले असम में हुआ है, ठीक है। तो देखिए एनवायरनमेंट है तभी कुछ है, तो हमें इसके लिए वर्क तो करना ही होगा। ये रिपोर्ट आप एक बार जरूर ध्यान में रखें। यहाँ नेगेटिव चेंजेस आए हैं, ये जो मैं आपको मैरून में दिखा रही हूँ, ये ब्लू में, ये बहुत नेगेटिव चेंजेस है। चलिए एक बार जान लेते हैं इस रिपोर्ट को लेकर, फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर क्या है। तो देखिए ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट है, ये GFW, ये क्या करती है, ये इस पर वॉच रखती है, ये इस पर नजर रखती है, ठीक है, कि किस देश में कहाँ कितना वन क्षेत्र है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो देखिए ये एक उपग्रह है, डेटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके क्या करती है, वास्तविक समय में जो वैश्विक वन है उनकी निगरानी करने के लिए ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है, जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ये क्या है, ये वॉशिंगटन में स्थित है, एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन WRI यानी कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक हिस्सा है या उसकी एक परियोजना है। अच्छा इसमें कौन कौन शामिल है मैं आपको बता दूं, इसमें गूगल, USAID, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, ISRI, विजुअलिटी और अदर जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है, जो इस रिपोर्ट को बनवाने में या इस रिपोर्ट के लिए या इस जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है या फॉरेस्ट का जो डाटा है उसको कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है। तो देखिए जो प्रति वर्ष है ये कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। इसकी थीम जान लेते हैं 2024 की। तो इसकी थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग रिलेटेड जो विकार हैं, है ना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। जो ब्लीडिंग रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए ये पहली बार कब मनाया गया था, जान लेते हैं। ये पहली बार मनाया गया था 1989 में, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा इसे मनाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड हीमोफीलिया जो है इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे फ्रैंक श्राबेल, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में ये मनाया जाता है। अच्छा अब हम अन्य दिवस जान लेते हैं। अप्रैल में अभी तक हमने क्या क्या मनाया,
तो देखिए 1 अप्रैल को हमने उड़ीसा दिवस यानी उत्कल दिवस मनाया, 7 अप्रैल को हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, 10 अप्रैल की बात कर लेते हैं, 10 अप्रैल को हमने विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया, 14 अप्रैल को आप जानते हैं हमें बी.आर. अम्बेडकर का स्मरण दिवस मनाया, ये इनकी जयंती होती है। 15 अप्रैल को हमने हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया, ठीक है? तो देखिए आज की वीडियो के इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आपको हमारा डाटा इन्फॉर्मेटिव लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप कुछ चेंज इसमें चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।